नमस्कार दोस्तों, यशस्वी पितामिता पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था समुदाय, संस्कृति, संस्था और समाज। आज हम कवर करेंगे संस्कृति। संस्कृत के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, संस्कृति का निर्माता, आधिकारिक कहलाने वाला कौन है? यह मानव ही है। मानव ही संस्कृत का निर्माता कहलाने का अधिकारी है। लेस्ली वाइट ने मानव की उन 5 विशेषताओं का उल्लेख किया था जिनके कारण मानव द्वारा संस्कृत का निर्माण संभव हुआ। पहला था सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, क्योंकि यह मानव में ही पाया जाता है, पशु समाज में नहीं। स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, और तीसरा था तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। चौथा था मेधावी मस्तिष्क, और पांचवा था प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। संस्कृति शब्द कहाँ से लिया गया? संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से ही लिया गया है, और संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ होता है कुछ कृत्यों या अनुष्ठानों की पूर्ति करना। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। संस्कृत से तात्पर्य मानव द्वारा निर्मित भौतिक व अभौतिक वस्तुओं से है। इस प्रकार संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। इसका संस्कृत को हम और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए कुछ परिभाषा देखते हैं। पहला परिभाषा है हर्षकोविच का, जिन्होंने कहा है संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं। और दूसरी परिभाषा हाबल ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। वहीं टाइलर ने संस्कृत की परिभाषा देते हुए कहा संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित है जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ब्रूम तथा सेल्जनिक ने कहा संस्कृति को सामाजिक विरासत, सोशल हेरिटेज के रूप में स्वीकार करते हैं। मैकाइबर ने कहा संस्कृत में केवल अभौतिक पक्षों को ही सम्मिलित करते हैं। एक परिभाषा फेयरचाइल्ड की थी, जिसमें उन्होंने कहा था प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। वहीं मजूमदार एवं मदान ने कहा लोगों के जीवन जीने के ढंग को ही संस्कृति मानते हैं। हर्षकोविच कहते हैं संस्कृत को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं, उन्हें मैन मेड कहते हैं। और लोबी के अनुसार संपूर्ण सामाजिक परंपरा को ही संस्कृति मानते हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृत की प्रकृति, या प्रकृति कहिए या विशेषताएं कहिए या लक्षण। इसमें पहली विशेषताएं हैं संस्कृति मानव निर्मित होती है। संस्कृत जो है मनुष्य के द्वारा ही निर्मित होता है। संस्कृत सीखी जाती है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। यह जन्मजात नहीं होती, यह हमारी पीढ़ियों द्वारा हमें हस्तांतरित होती है और हमारे द्वारा आने वाली पीढ़ियों को यह हस्तांतरित होती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृत में सामाजिक गुण निहित होते हैं। संस्कृत समूह के लिए आदर्श होता है। हर समूह के लिए अपनी संस्कृति आदर्श मानी जाती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता भी होती है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिशावयी होती है। अब हम बात करते हैं संस्कृत के उपादान की।
संस्कृत की संरचना को निर्मित करने वाले प्रमुख उपादानों में हम संस्कृत तत्व, संस्कृत संकुल, संस्कृत प्रतिमान और संस्कृत क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। संस्कृत तत्व किसी भी संस्कृत की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है। संस्कृत तत्व मानव के काम आने की दृष्टि से सबसे सरल, छोटी और आगे विभाजित न होने वाली इकाई है। क्रोवेर कहते हैं कि संस्कृत का अल्पतम परिभाषित तत्व कहते हैं। संस्कृत संकुल क्या है? कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। सदरलैंड और वुडवर्ड ने संस्कृति संकुल को परिभाषित करते हुए कहा, संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। अब बात करते हैं संस्कृति प्रतिमान की। संस्कृति प्रतिमान को रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में इस अवधारणा को विकसित किया। आपने संस्कृत प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख 3 संस्कृतियों प्यूब्लो, डोबू एवं क्वाकुटल के अध्ययन के दौरान किया। हर्शकोविट्ज के अनुसार संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृत के तत्वों का वह डिजाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों के माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के इस तरीके को संबद्धता, निरंतरता एवं विशिष्टता प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं संस्कृति क्षेत्र की। संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम बिस्लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था। हर्शकोविट्ज इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पाई जाती हैं एक संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। बिस्लर एवं क्रोवर ने अमेरिका के आदिवासी क्षेत्रों को 15 स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति। अमेरिकन समाजशास्त्री आगबर ने संस्कृत को भौतिक और अभौतिक 2 भागों में बांटा है। भौतिक संस्कृत में मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक वस्तुएं जो मूर्त रूप में होती है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यह सब सम्मिलित किया गया है। और अभौतिक संस्कृत में केवल अभौतिक तत्वों को ही सम्मिलित किया गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत दिया था। इनकी मान्यता थी कि अभौतिक संस्कृत की तुलना में भौतिक संस्कृत आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृत उससे पिछड़ जाती है। इसे इन्होंने सांस्कृतिक विडंबना या पिछड़न या कल्चर लैग कहा है। अब हम बात करते हैं संस्कृत के महत्व के बारे में। हमारे जीवन में संस्कृत का क्या महत्व है, आइए इस बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है, संस्कृत मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्कृत मौलिक होती है और व्यक्तित्व में निर्माण में सहायक होती है। संस्कृत मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति मानव की आदतों का निर्धारण करती है। संस्कृति नैतिकता का निर्धारण करती है। संस्कृत व्यवहारों में एक रूपता लाती है। संस्कृत अनुभव एवं कार्य कुशलता को बढ़ाती है। संस्कृत व्यक्ति की सुरक्षा भी प्रदान करती है। संस्कृत समस्याओं का समाधान भी करती है। संस्कृति समाजीकरण में भी योग देती है। संस्कृत ही परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण भी करती है। संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में सहायक भी होती है। मैकाइवर के अनुसार भौतिक संस्कृति के लिए सभ्यता और अभौतिक संस्कृति के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। फेयरचाइल्ड उच्च तथा विकसित संस्कृति को ही सभ्यता कहते हैं।
ब्रूम एवं सेल्जनिक ने एक परिभाषा दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, एक सभ्य समाज वह है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। ग्लीन ने कहा था, संस्कृत के अधिक जटिल और विकसित रूप को ही उन्होंने सभ्यता का नाम दिया था। अब हम बात करते हैं सभ्यता और संस्कृत की। सभ्यता की माप सरल है, इसकी माप की जा सकती है, परंतु संस्कृत की माप नहीं की जा सकती। सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, लेकिन संस्कृति नहीं। बिना प्रयत्न के सभ्यता आगे बढ़ती रहती है, पर संस्कृति नहीं। सभ्यता को बिना किसी प्रयत्न के एवं हानि के ग्रहण किया जा सकता, परंतु संस्कृति को नहीं। सभ्यता साधन है, परंतु संस्कृति साध्य है। यह बाह्य रूप है और संस्कृति आंतरिक रूप है। सभ्यता मूर्त रूप है, परंतु संस्कृति अमूर्त है। अब हम संस्कृत की अवस्थाओं की बात करेंगे। इसमें मार्गन ने संस्कृत की 3 अवस्थाएं बताई थी। नंबर 1 अरण्य अवस्था, नंबर 2 बर्बर अवस्था, नंबर 3 सभ्य अवस्था। हर्बर्ट स्पेंसर ने संस्कृत की 4 अवस्थाएं बताई थी। उसमें उन्होंने पहला अवस्था बताई थी शिकारी एवं कंद मूल फल एकत्रित करने की अवस्था, और दूसरी अवस्था थी पशुचारण अवस्था, तीसरी थी कृषि अवस्था और चौथा था औद्योगिक अवस्था। डॉक्टर दुबे ने संस्कृत की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। उनमें इनकी पहली अवस्था थी आदि पाषाण युग, दूसरा था पूरा पाषाण युग, तीसरा था नवपाषाण युग और चौथा था ताम्र युग, पांचवा कांस्य युग और छठा था लौह युग। अब हम बात करेंगे संस्कृति परिवर्तन की। संस्कृत परिवर्तन के लिए प्रोबी डेविस ने एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था, सांस्कृतिक परिवर्तन में सब परिवर्तन शामिल होते हैं जो संस्कृत किसी भी शाखा में होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, फैशन, कानून आदि में, तथा सामाजिक संगठन के रूपों और नियमों में होने वाले परिवर्तन। पार्सन्स ने लिखा है, सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध केवल विभिन्न मूल्यों, विचारों और प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण व्यवस्थाओं में परिवर्तन से है। इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संस्कृत के किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। यहीं पर समनर ने संस्कृत के 3 कारण बताए हैं। एक था संस्कृत का 100% हस्तांतरण असंभव है, दूसरा बाह्य दशाओं में परिवर्तन और तीसरा था अनुकूलन में परिवर्तन। अब हम बात करेंगे संस्कृति संपर्क की। जब 2 भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उस सांस्कृतिक संपर्क को उसे हम सांस्कृतिक संपर्क कहते हैं। सांस्कृतिक संपर्क के कारण ही पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे हमारी संस्कृति अन्य संस्कृति ग्रहण की और अन्य संस्कृति को हम ग्रहण किए, इसे ही पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। पर संस्कृति ग्रहण में डॉक्टर दुबे ने कहा, जब 2 संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इसे हम संस्कृति संक्रमण ही कहेंगे, अर्थात पर संस्कृति ग्रहण। सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। हर्षकोविच कहते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद को मानव ने जीवन शैली, भाषा, सामाजिक प्रतिमान, नैतिकता तथा संस्थाओं के द्वारा व्यक्त किया है। संस्कृति प्रसार। संस्कृति प्रसार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले क्लार्क विस्लर ने किया था। जब 2 संस्कृतियां परस्पर संपर्क में आती हैं तो उनमें से कोई एक दूसरे को या दोनों ही परस्पर कुछ सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करती है तो इसे हम संस्कृत प्रसार कहते हैं। बात करते हैं संस्कृत पक्ष की। संस्कृत पक्ष क्लोक कहान ने संस्कृत के व्यक्त और अव्यक्त पक्षों का उल्लेख किया है।
संस्कृत के इन पक्षों को क्रोबर ने इथास और इडास नाम दिया। संस्कृति के निर्णायक तत्वों से उसका जो औपचारिक व बाह्य रूप प्रकट होता है उसे इडास पक्ष कहा जाता है। भारतीय संस्कृत का इडास पक्ष जाति, वर्ण व्यवस्था, ग्राम पंचायत व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था आदि से निर्मित होता है। संस्कृत का दूसरा पक्ष है इतिहास होता है, जो उसकी प्रकृति, गुणों, प्रेरक मान्यताओं और उसकी अभिरुचियों को व्यक्त करता है। भारतीय संस्कृत के इस पक्ष के अंतर्गत आध्यात्मवत आता है। उप संस्कृति इसके अंतर्गत विशिष्ट समूहों या श्रेणियों जो जाति, आयु, व्यवसाय, धर्म या सामाजिक वर्ग के आधार पर बनते हैं की सांस्कृतिक विशेषताएं आती हैं। उदाहरण के रूप में हिंदू संस्कृत तथा किशोरों की संस्कृत का उल्लेख किया जा सकता है। अब बात करते हैं संस्कृत संरूपण की। संस्कृत संरूपण यह एक ऐसी अवधारणा है जो किसी भी संस्कृत में व्यक्त न्यूनतम समानताओं पर आधारित होती है, जिन्हें उस संस्कृत के अधिकांश व्यवहारों का प्रेरक माना जा सकता है। बात करते हैं स्वजाति एवं स्व संस्कृत की केंद्रीयता के बारे में। इथनोसेंट्रिज्म, इथनो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो एक लोगो, राष्ट्र या सांस्कृतिक समूह को व्यक्त करता है, जबकि सेंट्रिक शब्द लैटिन भाषा का है जो केंद्र को व्यक्त करता है। इस शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम W.G. समनर ने अन्य संस्कृतियों की तुलना अपनी संस्कृति करने और उन्हें अपनी संस्कृति से नीचा या हेय समझने की प्रवृत्ति के रूप में किया है। स्वकेंद्रिता की प्रवृत्ति विशेषता पृथकता में रहे उन समाजों में अधिक पाई जाती है जिनका अन्य संस्कृतियों से बहुत कम ही संपर्क होता है। जहां सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अभाव पाया जाता है, वहां विभिन्न समूहों और व्यक्तियों में यह धारणा होती है कि उनका समूह, उनकी जाति, प्रजाति या निर्जात समूह और उनकी संस्कृति अन्य सब समूहों और संस्कृतियों से उच्च है, श्रेष्ठ है। वह अपनी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों की संस्कृति को हेय समझते हैं। सामान्य रूप से स्वकेंद्रिता एक व्यक्ति या सामाजिक समूह की प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत वह अपने समूह या संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है और अन्य समूहों या संस्कृतियों को निम्न। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, संदेह, उदासीनता, अरुचि के भाव प्रकट होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।